Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Akhtar, working as chest and medical specialist in Burewala and Shizawatni. एज़मा, एलर्जी, सांस की नालियों की एलर्जी, क्या इसका मुस्तकिल इलाज है, इस बारे में बात कर रहा हूँ। एक आम आदमी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका बिल्कुल एक मुस्तकिल इलाज किया जा सकता है, लेकिन हर काम का एक प्रोटोकॉल होता है। इस सिलसिले में एक ये सीरीज़ है वीडियोस की, जो कि इस सिलसिले की 10th वीडियो है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप कोशिश करें कि सीरीज़ में देखें ताकि आपको बात की समझ आ सके, अदरवाइज़ समझना ज़रा मुश्किल होगा। इसमें ज़रा टेक्निकल चीज़ें हैं काफ़ी। अब इसमें हम बात कर रहे थे कि अगर आपको पहले अस्थमा है और आपका बिल्कुल कंट्रोल था और आपको अचानक मसला हो गया है 2 से 3 दिनों में, आपको अचानक जो है वो अटैक आना सांस के शुरू हो गए हैं, तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, 3 से 4 पहले बता चुका हूँ। अब इसमें जो इसकी आखिरी वजह है, जो 2 से 3 दिनों में मसला होता है, उसमें हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम अंग्रेजी में कहते हैं। ये यूजुअली आमतौर पर बच्चियों में होता है, लड़कियों में होता है। अब इसके 2 एंगल से इसको देखा जाना चाहिए और हम देखते भी हैं, लेकिन बाज़ वक़्त एक साइड उसकी मिस हो जाती है। ये जो हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम है, ये इस तरह करके होता है कि इसमें एंजाइटी का फैक्टर होता है पेशेंट के बैकग्राउंड में, और एंजाइटी की कोई भी वजह हो सकती है। तो उस एंजाइटी की वजह से पेशेंट जो है वो लंबे लंबे सांस लेती है। वो लंबे लंबे सांस लेने से जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है तो एक नेचुरल मैकेनिज्म है हमारे जिस्म में कि वो हाथ पांव सून आना शुरू हो जाते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सीने पे दबाव शुरू हो जाता है। तो ये सारी उसकी अलामतें हैं जो कि बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने की वजह से है। तो इसमें क्या होता है कि ये तो इसका है। अब इसकी ट्रीटमेंट है कि आप जस्ट एंजाइटी की मेडिसिन दें तो इससे पेशेंट बेहतर हो जाता है। लेकिन इसमें आमतौर पर ये जनरल प्रैक्टिशनर करते भी हैं और हमारी एमरजेंसी में ऐसा किया भी जाता है। लेकिन इसमें जो चीज़ मिस हो जाती है वो ये है कि जो पेशेंट पहले से एस्थमा का है उसमें आपने ज़रा केयरफुल रहना है कि एस्थमा का अगर पहले नोन केस है और उसमें अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, आप याद रखें कि यंग फीमेल्स में या हत्ता के मेल्स में भी अगर पहले से एस्थमा चल रहा है तो उसको भी एंजाइटी हो सकती है, ये ध्यान में रखें। तो अगर उसको एंजाइटी हो सकती है तो उसकी ट्रीटमेंट फिर इस तरह नहीं करनी जिस तरह आप एक रूटीन में करते हैं किसी पेशेंट की। तो इस केस में हमने उसके एस्थमा के फैक्टर को ठीक करना है, क्योंकि एस्थमा का फैक्टर ठीक करेंगे तो उसका वो सांस जो है वो प्रॉपर ठीक होगा और उसका जो एक वेंटिलेशन का प्रोसेस है या ऑक्सीजन का जो प्रोसेस है वो ठीक होगा। क्योंकि यूजली इसमें ऑक्सीजन जो है ना वो नॉर्मल रहती है, अगर वो नॉर्मल हो, लेकिन अगर एस्थमा का केस हो उसमें यूजली ड्रॉप कर जाती है। तो उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि अगर पहले नॉन एस्थमा का केस है और उसमें इस तरह का मसला हुआ है तो उसमें आपने ऑक्सीजन का लेवल लाजमी देखना है। अगर वो ड्रॉप है तो उसको आप प्रॉपर फिर एस्थमा की लाइन पे ट्रीट करेंगे, ना कि ये सिंपल इसको एंजाइटी के लेवल पे देखें और उसको फिर आप उसको रेफ़र कर दें या घर भेज दें। तो बाज़ वक़्त बड़े इसके जो है ना वो बुरे असरात भी होते हैं कि बाज़ वक़्त पेशेंट को प्रॉब्लम होता है, एस्थमा का एक्सेसरबेशन होती है, उसको अटैक होता है और उसको एंजाइटी लेवल करके घर भेज दिया जाता है और इससे बाज़ वक़्त बड़े पेशेंट सीरियस भी हो जाते हैं। जो दूसरा इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या इसको मिसकैलकुलेट कर सकते हैं हाइपर वेंटिलेशन को या एंजाइटी के फैक्टर को, वो एम्बोलिज्म हो सकता है। बहुत सारे जो हमारे पेशेंट यंग फीमेल तो मैं नहीं कहूँगा जो प्रेगनेंसी के लेवल पे हैं, लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही हैं जो प्रेगनेंसी रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ यूज़ की जा सकती हैं। तो इस तरह के केसेस में अगर प्रॉब्लम हो इस तरह का सांस का, उसको अचानक मसला 2-4 दिन में हुआ है, तो उसमें आपने कोशिश करनी कि हिस्ट्री लाजमी लेनी, क्योंकि उसमें तमाम जो कंप्लेंट्स हैं, वो जो तमाम सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल हाइपर वेंटिलेशन वाली होंगी, एंजाइटी वाली होंगी, हिस्टेरिया जिसको आमतौर पर कहते हैं इस वाली होंगी। क्योंकि बेसिक मैकेनिज्म वही है कि उसके लंबे लंबे सांस आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, ये जो सारे हाथों के वो अकड़ जाते हैं और सुन्न हो जाते हैं और मुंह सुन्न हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन याद रखें कि उसमें कहीं ना कहीं बेसिक उसमें एम्बोलिज्म पड़ा होगा, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर पीछे हो सांस की नालियों के अंदर, उसमें ये मैकेनिज्म तो सारा होना है, लेकिन उसमें आपने बेसिक काज को अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो ये भी आपका मिस हैंडल हो जाएगा और पेशेंट सीरियस हो सकता है। तो इसलिए आपने यंग फीमेल जो प्रेगनेंसी की एज में है, मैरिड हैं या वैसे भी रिप्रोडक्टिव एज में, उनसे आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का लाजमी पूछना है कि अगर वो इस तरह की कोई मेडिसिन ले रही है तो उसके लिए आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म को देखना। उसका तरीका सिंपल ये है कि आपने ऑक्सीजन का लेवल लाजमी देखें। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है फिर भी इस तरह के केस को आप उस लाइन पे मैनेज करें। अगर बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर भी उसको मॉनिटर किया जा सकता है, और अगर वो 1 दिन तक ठीक रहता है तो फिर आप उसको एंजाइटी पे लेबल करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो कमेंट्स में आपने ये बताना है कि क्या आपको कभी इस तरह का अटैक आया है, अगर आपको एस्थमा है, अगर नहीं भी है, हिस्टेरिया का अटैक या हाइपर वेंटिलेशन का अटैक,
تو کتنے کیسز میں آپ کو اس طرح انزائٹی کی میڈیسن دی گئی ہے اور آپ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے؟ اس کے علاوہ اگر اور کوئی کمنٹ ہو تو آپ نیچے لکھیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا رپلائی کروں یہ ویڈیو کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا آمین ناصر۔ اللہ حافظ۔